नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के प्रक्रम के हिसाब से जो अब अपनी इम्पोर्टेंट आज की क्लास रहने वाली है वो रहेगी दोस्तों यहाँ पे सीजी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहे ताकि और भी दोस्तों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलता रहे। दोस्तों, प्रतिदिन के हिसाब से जो शाम को अपनी एमसीक्यूज क्लास और जो सुबह अपनी यहाँ पे थ्योरी की क्लासेस चल रही है उसके अकॉर्डिंग आज जो इम्पोर्टेंट क्लास यहाँ पे सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगी, गुरुत्व केंद्र रहेगा। दोस्तों, गुरुत्व केंद्र होता क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है। दोस्तों, वह बिंदु होता है गुरुत्व केंद्र या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वह बिंदु होता है जहाँ जिस भी वस्तु का, चाहे कोई सजीव हो चाहे कोई निर्जीव वस्तु हो, जहाँ पर उसका सारा संतुलन बिंदु या सारा भार उस पॉइंट पर केंद्रित होता है, उसे सीजी के नाम से जाना जाता है। दोबारा से देखिए, जहाँ व्यक्ति का या किसी वस्तु का संपूर्ण भार जिस पॉइंट पे आके संतुलन बनाता है उसे अपन सीजी के नाम से जानते हैं। यानी अगर उस जगह पे अपन थोड़ा सा भी धक्का लगाते हैं तो वो वस्तु वहाँ से हट जाती है, हिलती है, डुलती है या आगे चली जाती है, तो वो सीजी के पॉइंट में धक्का लगने के कारण ही वो वस्तु वहाँ से हटेगी। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे मान लो, यहाँ पे मैं आपको उदाहरण के तौर पर सबसे पहले एक बार समझा देता हूँ मैं थोड़ा सा। मान लो ये कोई वस्तु है, या कोई गोल वस्तु है मान लो। अभी इस गोल वस्तु का टिकाव कहाँ है, तो गोल वस्तु मान लो यहाँ से टिक रही है तो ये उस वस्तु का सीजी हो जाता है। यानी ये पूरी गोल, कोई बड़ा पत्थर है गोल, लेकिन ये यहाँ से ज़मीन पर रखा हुआ है तो ये इसका सीजी पॉइंट होगा। क्यों? यहाँ से इसके देखे तो ये इसके पॉइंट के अंदर ये बीचों बीच होता है, लेकिन ये सीजी यहाँ से इसका ट्रांसफ़र होगा। जैसे ही यहाँ पर इसके धक्का लगाएंगे तो ये वस्तु यहाँ से हट जाएगी। तो ये संतुलन कहाँ से मिल रहा है, वो यहाँ से मिल रहा है। तो इसका सारा भार कहाँ पे आ रहा है, तो इस पॉइंट पर सारा भार यहाँ पे केंद्रित हो रहा है, इसलिए ये सीजी का पॉइंट होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। दोस्तों, सीजी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वह बिंदु जो पूरे द्रव्यमान का एक जगह अपने स्थान पे एकत्रित रखता है जिसके कारण संतुलन बना रहता है, तो वो सीजी होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। सीजी के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो सीजी के बारे में सबसे पहले यूनान के आर्किमिडीज ने बताया। आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक है, उसने सीजी के बारे में बताया और उसने बताया कि व्यक्ति या कोई भी वस्तु जिस पर समान रूप से गुरुत्व बल लगता रहता है, सभी जगह पे एक समान गुरुत्व बल लगता है, लेकिन शरीर में एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर गुरुत्व बल या कोई भी बल वहाँ पर कार्य नहीं करता, और वो बिंदु होता है उसे अपन सीजी के नाम से जानते हैं। यानी शरीर में सभी जगह समान रूप से गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, लेकिन शरीर में एक जगह ऐसी भी होती है जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव भी शून्य होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान शून्य होता है वह बिंदु सीजी के नाम से जाना जाता है, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र के नाम से जाना जाएगा। अब सीजी होता कहाँ है दोस्तों, जहाँ पर सबसे ज़्यादा भार मतलब द्रव्यमान, वजन सबसे ज़्यादा जिस जगह पे होता है उसी जगह से अपन यहाँ पे संतुलन बनाते हैं, और संतुलन का वही बिंदु सीजी के नाम से जाना जाता है। दोबारा से देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे अपन सीजी के बारे में। सीजी का सबसे पहला पॉइंट ये लिख लीजिए, सीजी का प्रतिपादन। सीजी का प्रतिपादन यूनान के आर्किमिडीज द्वारा किया गया। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। यूनान के वैज्ञानिक कौन है, आर्किमिडीज, जिसके द्वारा सीजी का प्रतिपादन किया गया। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। सीजी, अब आर्किमिडीज ने क्या बताया, आर्किमिडीज ने बताया कि शरीर में संपूर्ण जगह गुरुत्वाकर्षण बल समान रूप से लगता है, लेकिन एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल भी नहीं लगता है। आगे देखो, आर्किमिडीज ने बताया कि संपूर्ण शरीर पर गुरुत्वाकर्षण
बल, गुरुत्वाकर्षण बल समान रूप से लगता है, समान रूप से लगता है, लेकिन एक जगह ऐसी होती है जहां गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है, उसे CG यानी गुरुत्व केंद्र CG कहते हैं। देखिए दोस्तों, CG का प्रतिपादन यूनान के आर्किमिडीज द्वारा किया गया। सबसे पहली बात ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब होता क्या है कि आर्किमिडीज ने बताया कि संपूर्ण शरीर में गुरुत्वाकर्षण बल समान रूप से लगता है, पूरे शरीर पर समान रूप से गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा। लेकिन एक जगह ऐसी होती है शरीर में, एक जगह ऐसी भी होती है जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है, उस जगह को अपन क्या कहते हैं? उस जगह को अपन CG कहते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब दोस्तों CG होती क्या है? तो CG कोई दिखाई देने वाली तो चीज़ है नहीं। तो CG क्या है? एक काल्पनिक बिंदु होता है, शरीर में काल्पनिक बिंदु होता है। CG एक काल्पनिक बिंदु होता है। ये सबसे पहले अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। CG कोई देखने की चीज़ नहीं है, ये एक काल्पनिक बिंदु होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, ये एक अनुमानित बिंदु होता है। अनुमान ये अपन यहाँ पे लगा सकते हैं कि CG इस टाइम में कहाँ हो सकती है। मान लो कोई व्यक्ति खड़ा है, मान लो ये कोई व्यक्ति है और ये व्यक्ति कोई खड़ा है, ये मान लो यहाँ से ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है। अब इसके बारे में अपन यहाँ पे अनुमान ही लगा सकते हैं इस व्यक्ति के बारे में। ये व्यक्ति खड़ा है तो इसकी सेंटर पॉइंट कहाँ हो सकता है जिससे ये अपने को संतुलन बना रखा है। मान लो इसका सेंटर पॉइंट यहाँ आ गया, तो अनुमान लगा सकते हैं कि CG इस टाइम में उसकी चेस्ट के पास होगा। जैसे ये व्यक्ति नीचे मान लो झुक जाता है, ये व्यक्ति नीचे झुक जाता है, ऐसे मान लो ये व्यक्ति नीचे झुक गया, ये व्यक्ति ऐसे मान लो, तो अभी इसका CG पॉइंट कहाँ आएगा? इसका CG पॉइंट नीचे आ जाएगा, मान लो यहाँ से आ गया, जहाँ से ये संतुलन बना रहा है। तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है CG पॉइंट कहाँ होता है। अब देखिए दोस्तों, तो CG क्या है? एक काल्पनिक बिंदु है, इसको अपन देख नहीं सकते, अनुमान नहीं लगा सकते, काल्पनिक बिंदु है। ये एक अनुमानित बिंदु होता है। CG एक अनुमानित बिंदु होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, होता है। इसी के साथ में CG क्या है? जहाँ संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है वो CG होता है। तो CG क्या है? एक संतुलन बिंदु होता है। CG शरीर का संतुलन बिंदु होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, संतुलन बिंदु होता है। इसी के साथ साथ में अपन ने प्लेन और एक्स के बारे में पढ़ा था कि तीन प्रकार के प्लेन होते हैं, हॉरिजॉन्टल, फ्रंटल और सेजिटल। जो तीनों प्रकार के प्लेन एक दूसरे को जिस बिंदु पर आकर काटते हैं उसे अपन CG के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहाँ से आके वो क्या करेगा? संतुलन पैदा करेगा, संतुलन बनाएगा, तो वो CG कहलाता है, जिसे अपन कोऑर्डिनल प्लेन के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट होगा शरीर का। CG क्या है? शरीर का वह काल्पनिक बिंदु जहां पर तीनों प्लेन कौन कौन से हो गए? फ्रंटल, सेजिटल और हॉरिजॉन्टल। तीनों प्लेन एक दूसरे को काटते हैं, वह CG है, CG होता है तथा उसे
उसे कार्डिनल प्लेन भी कहते हैं। कार्डिनल प्लेन भी कहते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। शरीर का वह काल्पनिक बिंदु जहाँ पर तीनों प्लेन एक दूसरे को काटते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन कार्डिनल प्लेन कहते हैं। लेकिन वो बिंदु आता है जहाँ तीनों प्लेन एक दूसरे को काट रहे हैं, वो उसे CG पॉइंट कहते हैं, जहाँ से संतुलन बन रहा है। मान लो ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति मान लो। अब ये व्यक्ति मान लो यहाँ से इसका जो तीनों प्लेन मान लो अपन एक्स और प्लेन पढ़े थे, अपन ने एक्स और प्लेन पढ़े थे यहाँ पे, तो उसके फ्रंटल प्लेन जो आगे पीछे काट रहा था, सेजिटल प्लेन जो दाएं बाएं काट रहा था, और हॉरिजॉन्टल ऊपर नीचे काट रहा था। तो मान लो तीनों प्लेन यहाँ पे आके मिल गए, ये तीनों प्लेन यहाँ पे आके मिल गए, मान लो ये पॉइंट हो गया CG पॉइंट। यहाँ से व्यक्ति संतुलन बना रहा है अपने आप का, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो तीनों प्लेन जिस जगह पे आके काटते हैं वो CG पॉइंट कहलाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन ने क्या क्या देखा, इसी के साथ में CG पॉइंट होता क्या है? तो गुरुत्व के अंदर वह बिंदु होता है जहाँ पर लगने वाले सभी बल, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, हवा का बल हो गया, घर्षण बल हो गया, इन सभी बलों का प्रभाव शून्य होता है। वहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इन बलों का। क्यों? वो बिंदु स्थिर बिंदु होता है जहाँ से संतुलन बनता है। तो इन बलों का प्रभाव CG पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। तो अगला पॉइंट कौन सा लिखेंगे अपन इसमें? अगला पॉइंट लिखेंगे अपन इसमें दोस्तों, अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि सभी बलों का प्रभाव शून्य होता है वह बिंदु CG। सभी बलों का प्रभाव जिस बिंदु पर शून्य होता है उसे CG कहते हैं। दोस्तों जहाँ पर सभी बलों का प्रभाव शून्य पड़ जाता है उस बिंदु को अपन CG के नाम से जानते हैं। क्योंकि अगर बलों का प्रभाव पड़ेगा तो वहाँ से अपन हिलेंगे डुलेंगे, फिर तो संतुलन बनेगा ही नहीं। तो संतुलन बनाने का काम CG कर रहा है। तो सभी बलों का प्रभाव जिस बिंदु पर नहीं पड़ता है यानी शून्य हो जाता है, उस बिंदु को अपन CG के नाम से जानते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नाम से जानते हैं, यानी गुरुत्व केंद्र के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों अपन इस स्लाइड में क्या क्या देखा है? इस स्लाइड में देखा कि CG का प्रतिपादन यूनान के आर्किमिडीज के द्वारा किया गया। आर्किमिडीज ने बताया कि संपूर्ण शरीर पर ध्यान रखना है, संपूर्ण यहाँ पे शरीर है दोस्तों, संपूर्ण शरीर पर गुरुत्वाकर्षण बल समान रूप से लगता है। लेकिन एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल भी नहीं लगता, वो जगह होती है CG। CG एक काल्पनिक बिंदु है, अपन इसको देख नहीं सकते, अनुमान ही लगा सकते हैं। मान लो मेरा शरीर है, अब मेरे यहाँ पे संतुलन कौन सी जगह से मेरे को मिल रहा है वो अपन अनुमान लगा सकते हैं। मान लो यहाँ से मेरा संतुलन बन रहा है तो यहाँ पे CG होगा, नीचे से बन रहा है तो नीचे से CG होगा। मैं अपने यहाँ पे झुका लिया तो इस साइड में CG आ जाएगा। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना, ये एक अनुमानित बिंदु होता है। CG शरीर का संतुलन बिंदु होता है, क्योंकि संतुलन बनाने के लिए CG ही काम करता है, मैंने आपको बता दिया है। इसी के साथ में शरीर का वह काल्पनिक बिंदु जहाँ पर तीनों प्लेन एक दूसरे को काटते हैं, तो CG को अनुमान लगाने के लिए जहाँ सेजिटल, फ्रंटल, हॉरिजॉन्टल प्लेन एक दूसरे को काट रहे हैं वह बिंदु CG के नाम से जाना जाएगा, और उसे अपन कोऑर्डिनल प्लेन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, कोऑर्डिनल प्लेन भी उसे अपन कहते हैं। इसी के साथ साथ में सभी बलों का प्रभाव शरीर पर जितने भी बल लगते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, हवा का बल और भी जो बल लगते हैं, उन बलों का प्रभाव बिल्कुल शून्य पड़ता है, तो वह बिंदु CG के नाम से जाना जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में अपन देखते हैं कि पुरुषों में CG कितनी ऊंचाई पर होती है, महिलाओं में कितनी होती है, बच्चों में कितनी होती है, औसत रूप से कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है। ये अपने को यहाँ पे देखना है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपन यहाँ पे CG कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है, पुरुषों में, महिलाओं में कितनी, बच्चों में औसत रूप से कितनी CG पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो CG है वो पुरुषों में लंबाई की 56 से 57% पर पाई जाती है। महिलाओं में जो CG पाई जाती है वो 55 से 56% पर, औसत रूप से CG 56% पर पाई जाती है। बच्चों में CG
60% की ऊंचाई पर पाई जाती है। क्यों? अभी इसका कारण क्या होता है वो अपन यहाँ पे देखते हैं, लेकिन सबसे पहले अपन एक बार इसको लिख लेते हैं, फिर इसके बारे में देखेंगे। पुरुषों में सीजी कुल लंबाई की 56 से 57% पर पाई जाती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना रहा। पुरुषों में सीजी कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? तो कुल लंबाई की 56 से 57% पर पाई जाती है। महिलाओं में सीजी कुल लंबाई के 55 से 56% पर पाई जाती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, पाई जाती है। इसी के साथ में अगला फैक्ट निकल के आएगा कि बच्चों में 60% की ऊंचाई पर पाई जाती है। औसत रूप से, अब एवरेज यानी औसत रूप से नोट लगा के लिखना है दोस्तों यहाँ पे। औसत रूप से सीजी 56% की ऊंचाई पर पाई जाती है। ध्यान रखना है, 56% की ऊंचाई पर पाई जाती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, इसका कारण क्या है कि पुरुषों में पाई जाती है ये 55 से 56%, महिलाओं में पाई जाती है 55-56% और बच्चों में 60% और औसत रूप से 56% पर पाई जाती है सीजी। क्यों? क्या कारण हो सकता है? इसका कारण ये होता है दोस्तों, पुरुष लंबा ज़्यादा होता है, उसका भार होता है वो ऊपर की साइड में ज़्यादा होता है। हिप्स यानी कूल्हे के वजन से उसका भार ऊपर की साइड में ज़्यादा होता है, चेस्ट साइड में ज़्यादा होता है। इसलिए पुरुषों का संतुलन बिंदु ऊपर पाया जाता है महिलाओं की अपेक्षा। मान लो ये देखो, मान लो ये कोई पुरुष है, ये आप अनुमान लगा सकते हैं, ये कोई पुरुष है, मान लो ये कोई पुरुष है, ये अपन ने कोई पुरुष बना दिया मान लो, ये पुरुष हो गया और ये कोई महिला हो गई, ये कोई महिला है मान लो, ये कोई महिला है, ये अपन ने महिला बना दी मान लो, और ये कोई बच्चा है, ये कोई बच्चा है मान लो, ये कोई छोटा बच्चा हो गया दोस्तों। अब इसमें सीजी किस प्रकार होती है? तो पुरुष है, ये मान लो मेल है, ये फीमेल है और ये चाइल्ड है यानी बच्चा है। तो इसमें क्या कारण हो रहा है? पुरुष की कितनी ऊंचाई पर? 56 से 57 पर। तो पुरुष लंबाई में ज़्यादा बड़ा होता है अपेक्षा महिलाओं के। तो पुरुषों का जो वजन होता है वो कूल्हे यानी हिप्स की पोजीशन से ज़्यादा ऊपर होता है, इसलिए इनकी जो सीजी है वो कुल लंबाई के कितने प्रतिशत पर? तो वो कुल लंबाई के 56 से 57% की ऊंचाई पर पाई जाती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, 56 से 57% की ऊंचाई पर, क्योंकि यहाँ पे मान लो इसका सीजी पॉइंट ये हो गया। महिलाओं को जो लोअर पोर्शन होता है, हिप्स वाला पोर्शन होता है, कमर का पोर्शन होता है, वो भारी होता है थोड़ा, तो यहाँ से इनका वजन ज़्यादा होता है नीचे, तो इनकी सीजी होती है वो नीचे ज़्यादा पाई जाती है पुरुषों की अपेक्षा। तो इनकी सीजी 55 से 56% की ऊंचाई पर पाई जाएगी। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी के साथ में जो बच्चा होता है, तो छोटा बच्चे का शरीर के मुकाबले उसका सिर बड़ा होता है, मोटा होता है, तो उसके सिर बड़ा होने के कारण वो संतुलन किससे बना रहा है? तो वो संतुलन
सिर से बना रहा है तो इसका मतलब उसकी सी जी कहाँ पाई जाएगी, तो इसका मतलब उसकी सी जी सिर के आसपास पाई जाएगी। तो इसका मतलब उसकी कुल लंबाई का वो 60% पर पाई जाती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो पुरुषों में 56-57% मतलब उसके ऊपर का भाग बड़ा होने के कारण, भारी होने के कारण, और पुरुष महिलाओं का नीचे का भाग ज़्यादा भारी होने के कारण सी जी नीचे पाई जाती है। बच्चों का संतुलन बनाने के लिए उसका सिर मोटा होता है, इसलिए उसकी सी जी 60% उसकी ऊंचाई के बराबर में पाई जाती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी के साथ में दोस्तों, तो एवरेज रूप से, औसत रूप से सभी के मिला ले तो वो 56% की ऊंचाई पर औसत रूप से सी जी पाई जाती है, जहाँ संतुलन बिंदु कहते हैं अपन उसको। पुरुष महिला बच्चे औसत रूप से 56% की ऊंचाई तक वो अपने को संतुलन बनाने का काम कर लेते हैं। इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊं, अब इसमें सी जी के अलावा दोस्तों एक चीज़ और पाई जाती है। अब सी जी क्या क्या गड़बड़ा जी क्यों है, अपन मान लो चल रहे, अब ये फिक्स थोड़ी होती है, सी जी फिक्स बिल्कुल भी नहीं होती है। ये बिल्कुल खड़े रहने की, बिल्कुल एक जगह खड़े रहते हैं तब ये सी जी की पोजीशन आती है। पुरुषों में 56-57, महिलाओं में 55-56 और बच्चों में 60 और औसत रूप से 56% आ जाती है। लेकिन मान लो अपन बैठ गए नीचे, तो बैठने पर सी जी नीचे चली जाएगी, खड़े हो गए तो 56% पर, उछल गए तो ऊपर चली जाएगी सी जी, भाग रहे हैं तो सी जी चेंज हो जाएगी। तो ये पोजीशन के अनुसार सी जी चेंज होती रहती है, यानी संतुलन बिंदु चेंज होता रहता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अगला बिंदु क्या लिखेंगे अपन इसमें, अगला पॉइंट लिखेंगे अपन इसमें, अगला पॉइंट देंगे दोस्तों इसमें। अगला पॉइंट रहेगा, आप इसको अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, इसमें आपको समझ लिया है डायग्राम के माध्यम से। अब इसमें अगला पॉइंट कौन सा निकल के आ रहा है वो देखिए दोस्तों। यहाँ पे अगला पॉइंट आएगा सी जी बैठने पर नीचे, बैठने पर नीचे और खड़े होने पर और उछलने पर ऊपर, उछलने पर ऊपर चली जाती है, जाती है। गति सी जी गतिशील अवस्था में, सी जी गतिशील अवस्था में गतिमान होती है, होती है और स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था में 56% पर आ जाती है, पर आ जाती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, स्थिर अवस्था में 56% की ऊंचाई पर आ जाती है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ में दोस्तों यहाँ पे ये अपने को सी जी से संबंधित बातें याद रखनी है। सी जी के साथ साथ में एक और पाई जाती है, सी जी को अपन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र कहते हैं। एक और आती है सेंट ग्रेविटी लाइन, गुरुत्व रेखा। अब गुरुत्व रेखा क्या होती है दोस्तों, गुरुत्व रेखा सदैव सीधी होती है, सीधी पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे सी जी बदल गई, मान लो अपना शरीर ऐसे बैंड हो गया, बैंड होने पर संतुलन बिंदु इधर आएगा, तो सी जी चेंज होने के साथ में गुरुत्व रेखा भी चेंज हो जाती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो गुरुत्व रेखा क्या करेगी, सी जी के अनुसार बदलती रहती है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, इसके बाद में अपन आगे की क्रिया पे एक बार देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब अपन यहाँ पे इसके बाद में देखते हैं गुरुत्व रेखा यानी ग्रेविटी लाइन। अब ग्रेविटी लाइन होती क्या है वो भी अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। ये तो अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व केंद्र था, लेकिन अब ग्रेविटी लाइन के बारे में अपन यहाँ पे देखेंगे। देखिए दोस्तों, अब ये तो गुरुत्व केंद्र था, अब आएगी गुरुत्व रेखा। गुरुत्व रेखा जिसे अपन ग्रेविटी लाइन के नाम से जानते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब गुरुत्व रेखा क्या होती है दोस्तों, गुरुत्व रेखा सदैव सीधी होती है, लेकिन ये सी जी यानी गुरुत्व केंद्र के अनुसार बदलती रहती है। जैसे सी जी नीचे गई, गुरुत्व रेखा भी नीचे चली जाएगी। तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। मान लो कोई आदमी है, कोई ये आदमी है,
ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। ये कोई आदमी हो गया, ये कोई आदमी हो गया। अब इसका सीजी बिंदु ये है मान लो, तो इसकी ग्रेविटी लाइन ये रहेगी। ग्रेविटी यानी गुरुत्व रेखा कौन सी रहेगी? सीधी रहेगी, ये वाली। लेकिन जैसे ये व्यक्ति बैंड होके ऐसे हो गया, मान लो ये व्यक्ति बैंड होके ऐसे चेंज हो गया, मान लो ये व्यक्ति ऐसे चेंज हो गया, ये व्यक्ति ऐसे चेंज हो गया, नीचे की साइड में झुक गया, मान लो ऐसे नीचे की साइड में झुक गया, तो अब इसकी सीजी बिंदु नीचे चला गया। ऐसे मान लो कि संतुलन बिंदु पहले तो ऊपर था, अब नीचे बैंड हो गया, तो नीचे की तरफ संतुलन बिंदु, यहाँ से संतुलन बना रहा है। तो अब इसकी ग्रेविटी लाइन सीधी रहती है। मैंने बताया था गुरुत्व रेखा सीधी रहेगी, लेकिन बदलती रहती है। तो पहले तो ऐसी थी, अब सीजी ऐसी है, तो ये इधर हो गई, ये लो। तो सीजी ये है और ग्रेविटी लाइन गुरुत्व रेखा ये है। तो गुरुत्व रेखा सदैव गुरुत्व केंद्र के अनुसार यानी ग्रेविटी सीजी के अनुसार बदलती रहती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब दोस्तों मान लो ये गुरुत्व रेखा है, क्या काम करती है? तो ये खिलाड़ियों को या किसी भी काम को कम से कम तनाव में कार्य कंप्लीट करने के लिए काम करती है। मान लो खिलाड़ी होता है, ये मान लो कोई दौड़ का खिलाड़ी है, ये स्टार्ट ले रहा है यहाँ से। अब ये स्टार्ट लेगा, मान लो स्टार्ट लेने के लिए ये कितना शरीर को झुकाएगा, ये निर्भर करता है सीजी की रेखा पर। सीजी, अब सीजी यहाँ पे नीचे आ गई तो गुरुत्व रेखा सीधी रहेगी। जैसे ये उठ के भागेगा तो ये 25 डिग्री पे होता है, फिर 45 डिग्री पे, फिर दौड़ते दौड़ते वो सीधा 90 डिग्री के कोण पर दौड़ने लग जाता है। तो इस प्रकार अगर दौड़ता रहेगा तो वो जल्दी गति क्लियर करेगा, अपनी फिनिश करेगा। तो ये सदैव गुरुत्व रेखा सीजी पर ही डिपेंड रहती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अब गुरुत्व रेखा के बारे में क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, ये है एक काल्पनिक बिंदु होता है। सीजी क्या होती है? काल्पनिक बिंदु होता है, सॉरी काल्पनिक रेखा होती है, बिंदु नहीं होता है। बिंदु तो सीजी होती है। ये ग्रेविटी लाइन है तो रेखा है, ये एक काल्पनिक रेखा है जो सदैव सीधी रहती है, सदैव सीधी रहती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना, सदैव सीधी रहती है। ग्रेविटी लाइन सदैव गुरुत्व रेखा है, वो सदैव सीधी रहती है और गुरुत्व केंद्र अलग चीज़ है दोस्तों, मैंने बता दिया है। अब सीजी है, सॉरी ग्रेविटी लाइन है, वो बदलती रहती है सीजी के अनुसार। गुरुत्व रेखा यानी ग्रेविटी लाइन, गुरुत्व रेखा सीजी का मतलब गुरुत्व केंद्र, जहाँ से अपन संतुलन बना रहे हैं, पूरा शरीर संतुलन बना रहा है। गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व रेखा सीजी के अनुसार बदलती रहती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, बदलती रहती है। इसी के साथ साथ गुरुत्व रेखा उम्र के अनुसार भी बदल जाएगी। जैसे मान लो कोई बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है, वो झुक के नीचे चलता है, झुक कर, तो उस झुकेगा नीचे, झुक कर चलेगा, तो उसका गुरुत्व के अंदर सीजी नीचे रहेगा, इसलिए गुरुत्व रेखा भी उसकी यानी ग्रेविटी लाइन भी नीचे आ जाएगी। तो ये उम्र के अनुसार बदलती है। तो गुरुत्व रेखा उम्र के अनुसार बदलती रहती है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, बदलती रहती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो सीजी होती है गुरुत्व केंद्र, और सी जो ग्रेविटी लाइन होती है, गुरुत्व रेखा होती है, वो खेलों में सबसे अच्छी उपयोग आती है। यानी कम से कम समय में अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए गुरुत्व रेखा ग्रेविटी लाइन ही काम आएगी। यानी खिलाड़ी को पता रहता है कि कितने दूर तक, मान लो कोई खिलाड़ी दौड़ रहा है तो वो नीचे से उठ के भागेगा, उसको पता रहता है कि कितनी दूरी तक उसको 25 डिग्री के कोण पर जाना चाहिए, फिर 45 डिग्री पे, फिर ऊपर जाके आगे 90 डिग्री के कोण पर उसको सीधा हो जाना है। तो ये डिसाइड करता है गुरुत्व रेखा पर। तो जितना नीचे बैंड होके भागेंगे, फिर थोड़ा सा ऊपर होंगे, फिर सीधा हो जाएंगे, तो ये गुरुत्व रेखा वो चेंज होती रहती है। तो गुरुत्व रेखा पर डिपेंड करेगी ये। तो गुरुत्व रेखा खेलों में
खिलाड़ी को कम से कम दबाव में अच्छा प्रदर्शन करवाती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे मान लो अपन किसी भी चीज़ को हवा में फेंकते हैं तो ज़्यादा दूरी तक जाएगी, वो कितनी डिग्री के कोण पर जाएगी, तो वो 45 डिग्री का कोण पे ही जाएगी कोई भी वस्तु। तो उसका रेखा कितनी होनी चाहिए, सी जी, यानी ग्रेविटी लाइन कितनी होनी चाहिए उसकी, तो वो 45 डिग्री तक ही होनी चाहिए। इसलिए दौड़ते हैं जो खिलाड़ी वो शुरू में 25 डिग्री पे आते हैं, फिर 45 डिग्री पे आ जाते हैं, और लास्ट में ज़्यादा जाते हैं वो 90 डिग्री पे सीधे खड़े होकर दौड़ने लग जाते हैं। इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी दौड़ फिनिश कर पाते हैं कम समय में। ये अपने को ध्यान रखना है। जैसे एथलेटिक्स में खिलाड़ी स्टार्ट में 25 डिग्री पर तथा मध्य में 45 डिग्री पर, और अंत में 90 डिग्री पर सीधे दौड़ते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो एथलेटिक्स में भी खिलाड़ी स्टार्ट में 25 डिग्री पर दौड़ेगा, फिर 45 डिग्री पे, लास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 90 डिग्री पे खड़ा होकर सीधा दौड़ने लग जाता है, तो जिससे वो कम समय में अच्छी फिनिश करता है। तो ये सी जी पर ही डिपेंड करता है। तो दोस्तों यहाँ पे सी जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो संतुलन बनाता है, और ग्रेविटी लाइन गुरुत्व रेखा जो सी जी के अनुसार काम करने के लिए सहयोग करती है कि खिलाड़ी को कितने बैंड होकर दौड़ना चाहिए, किस स्थिति में कैसे दौड़ना चाहिए, ये गुरुत्व रेखा डिपेंड करेगी, निर्धारित करेगी। तो ये दोनों ही सी जी और ये अपने को पता लग गया। और सी जी काल्पनिक बिंदु होता है, अनुमानित बिंदु होता है, संतुलित बिंदु होता है, जहाँ तीनों प्लेन एक साथ आके काटते हैं वही सी जी बिंदु कहलाता है, जिसे कोऑर्डिनल प्लेन के नाम से भी जानते हैं। और सभी प्रकार के बल, चाहे गुरुत्वाकर्षण, घर्षण बल, सूर्य का बल, हवा का बल, कोई सा भी बल हो, उन सभी बलों का प्रभाव उस बिंदु पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। तो वो है बिंदु संतुलन प्रदान करता है, जिसे अपन सी जी के नाम से, यानी ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व केंद्र के नाम से जानते हैं। तो वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन इसके अगले टॉपिक में देखते हैं संतुलन यानी इक्विलिब्रियम संतुलन कितने प्रकार का होता है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपन संतुलन की अवस्था। सीजी के अंदर अगला पॉइंट आता है अपना संतुलन। अब देखिए दोस्तों, संतुलन होता क्या है। तो संतुलन में शरीर के सभी अंग विश्राम की अवस्था में होते हैं। सबसे पहली बात, संतुलन में शरीर के सभी अंग विश्राम की अवस्था में होते हैं, तो वो संतुलन की अवस्था रहती है, उसमें कोई तनाव दबाव नहीं होता है। इसके अलावा शरीर पर पड़ लगने वाले बल, सभी बल और बलों का प्रभाव शून्य होता है, तो इसका मतलब है शरीर का पोजीशन कौन सी होगी, वो संतुलन की अवस्था रहेगी। यानी शरीर पर जितने भी बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, जो घर्षण बल है, हवा का बल है, इन बलों का प्रभाव अगर शून्य होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता शरीर के ऊपर, तो इसका मतलब शरीर की कैसी स्थिति है, तो वो संतुलन की स्थिति है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पे अपन लिखेंगे संतुलन में शरीर के सभी अंग विश्राम की अवस्था में होते हैं, तो संतुलन होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। संतुलन की अवस्था कौन सी होगी, जब शरीर के सभी अंग विश्राम की अवस्था में होते हैं तो संतुलन होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला पॉइंट, शरीर पर लगने वाले
वाले सभी बल और बलों का प्रभाव शून्य होता है तो संतुलन है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। 2 लाइनों से अपने क्या निकल के आ गया कि शरीर पर लगने वाले सभी बल और बलों का प्रभाव अगर शून्य होता है तो इसका मतलब शरीर कौन सी अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में। उन पे इसका मतलब कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब दोस्तों संतुलन कितने प्रकार का होता है? संतुलन 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। संतुलन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। उनमें से पहला संतुलन कौन सा आएगा दोस्तों? वो उसे अपन बोलते हैं स्थायी संतुलन। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, स्थायी संतुलन कहते हैं। अब स्थायी संतुलन में क्या होता है दोस्तों? स्थायी संतुलन में यानी सीजी जो अपना संतुलन बिंदु है शरीर के अंदर, कहीं पर भी हो सकता है संतुलन बिंदु, तो सीजी ऊपर जाने की यानी अपने एक जगह से ऊपर जाने के बाद वापस उसी जगह आ जाएगी तो वो संतुलन की अवस्था कहलाती है, स्थायी संतुलन की अवस्था कहलाती है। मान लो कोई खिलाड़ी है, कोई बास्केटबॉल का खिलाड़ी है, वो बॉल को पकड़ के ऊपर उछलकर टोकरी में डाल के फिर अपनी जगह वापस आ जाता है उसी पोजीशन में। तो इसका मतलब उसका सीजी बिंदु पहले ऊपर गया लेकिन वो जंप लेके वापस नीचे आ गया, इसका मतलब वो वापस उसी स्थिति में आ गया। तो इसका मतलब उसमें स्थायी संतुलन की अवस्था में वो वापस आ गया। तो इसमें क्या होगा? सीजी अपनी जगह से ऊपर जाकर पुनः अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाए तो उसे स्थायी संतुलन कहते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, स्थायी संतुलन कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें उदाहरण के तौर पर देखिए, अगर इसमें तो बास्केटबॉल खिलाड़ी का जंप या फिर इसके अलावा दूसरा देखिए बास्केटबॉल खिलाड़ी का जंप या फिर पंचिंग बैग आता है, जो अपन पंचिंग करते हैं बॉक्सिंग में, वो इधर उधर हिल के वो अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाता है, पंचिंग बैग। तो बॉक्सिंग का पंचिंग बैग ये अपने को यहाँ पे ध्यान रख रहा है। ये इसके उदाहरण हो गए। अब दोस्तों दूसरी अपनी यहाँ पे संतुलन आता है, वो आएगा अस्थायी संतुलन। अब अस्थायी संतुलन क्या होता है दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ। अस्थायी संतुलन का मतलब है जब सीजी आधार के नज़दीक हो, पहले तो नीचे की तरफ हो सीजी, और अपनी जगह से हटने के बाद वो वापस मूल स्थिति में नहीं आती है सीजी, तो उसे अपन क्या कहते हैं? अस्थायी संतुलन। देखिए उदाहरण के तौर पर, जैसे कोई 100 मीटर का खिलाड़ी है तो वो बैठ के स्टार्ट लेता है, लेकिन जैसे वो भाग के जाएगा वापस थोड़ी जाके बैठेगा, दोबारा नहीं बैठेगा। इसका मतलब उसकी सीजी नीचे नहीं आएगी दोबारा, पहले नीचे थी फिर वो वापस गया, अब दोबारा वापस नीचे नहीं बैठेगा, तो इसका मतलब उसकी सीजी क्या हो गई? चेंज हो गई, दोबारा नहीं आएगी। ऐसे ही जैसे जो तैराकी में तैराक होता है, वो बैठ के नीचे स्टार्ट लेता है, लेकिन वो जैसे ही उसकी सीजी वो जंप मारेगा पानी के अंदर चला जाएगा, अब वो वापस बाहर आके थोड़ी बैठेगा, तो इसकी सीजी चेंज हो गई, मूल स्थिति में वापस नहीं आएगी। तो पहले तो सीजी आधार के नज़दीक होनी चाहिए, फिर वहाँ से हटने के बाद में दोबारा मूल स्थिति में नहीं आती है, तो वो अस्थायी संतुलन होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे, जब सीजी आधार मतलब जमीन के समानांतर, जब सीजी आधार के नज़दीक हो लेकिन अपनी
मूल स्थिति स्थिति से हटने के बाद पुनः वापस ना आ पाए, पुनः वापस अपनी मूल स्थिति में ना आ पाई, वापस अपनी मूल स्थिति में ना आ पाए, तो उसे अपन क्या कहेंगे? उसे अपन अस्थायी संतुलन कहेंगे। और उदाहरण के तौर पर क्या देख ले, उदाहरण के तौर पर देखें दोस्तों यहाँ पे, तो इसमें अपन स्प्रिंटर का स्प्रिंटर का स्टार्ट तथा स्विमर जो तैराक होता है, स्विमर का स्टार्ट, ये इसके उदाहरण हो गए। यानी स्विमर का स्टार्ट भी स्विमिंग में लेता है तो उसकी स्थिति वापस नहीं आएगी, पुनः उसी पोजीशन में नहीं आएगा, तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे अस्थायी संतुलन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर तीसरा प्रकार देखेंगे अपन इसका, उदासीन संतुलन। ये भी अपन यहाँ पे देखने वाले हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपन तीसरा संतुलन कौन सा होता है, तो वो उदासीन संतुलन होगा। उदासीन संतुलन देखे दोस्तों, इसमें क्या होगा कि इसमें किसी भी अवरोध के बावजूद, यानी किसी भी प्रकार की, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण बल हो, हवा का बल हो, चाहे घर्षण बल हो, किसी भी अवरोध के बावजूद भी CG में कोई चेंजिंग नहीं होता है, न तो ऊपर जाती है, न अपने नीचे जाती है, न अपने हटती है, एक ही स्थिति में रहती है, तो वो कौन सी? उदासीन संतुलन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, जब किसी अवरोध के बावजूद भी CG में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो उसे उदासीन संतुलन कहते हैं। उदासीन संतुलन कहते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। उदाहरण के तौर पर देख ले दोस्तों, यहाँ पे उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो वॉकिंग करना, अपन सुबह दौड़ते हैं धीरे धीरे, तो एक ही पोजीशन बनी रहती है, न तो अपन ज़्यादा उछलते हैं न नीचे रहते, तो एक ही पोजीशन बनी रहती है वो लगातार। तो वॉकिंग करते हैं, CG फिक्स रहती है, न ऊपर जाती है न नीचे जाती है। साथ में जो गेंद होती है, बॉल होती है, मान लो फुटबॉल है, वो नीचे लुढ़क कर जा रही है ग्राउंड में, तो एक ही समान जाएगी, तो दूर भी जा रही है लेकिन उस न तो ऊपर जा रही है न नीचे आ रही है, उसका बिंदु फिक्स रहता है, तो ये उसका CG बिल्कुल फिक्स पॉइंट पे चल रहा है, तो वॉकिंग करना। और दूसरा बॉल का जमीन पर लुढ़कना, ये कौन से है? ये उदासीन संतुलन की श्रेणी में आएंगे दोस्तों, बिल्कुल जिसमें कोई CG में चेंजिंग नहीं होगा। अब CG संतुलन का मापन किससे कहते हैं? तो वो लेवलोमीटर के द्वारा किया जाता है। तो नोट लगा के आप लिख लेना दोस्तों यहाँ पे, संतुलन का मापन लेवलोमीटर, ध्यान रखना है, लेवलोमीटर के द्वारा किया जाता है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। लेवलोमीटर के द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो वो संतुलन का मापन किया जाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अपने को एक संतुलन की अवस्था और आती है जो अपन अनचाही परिस्थितियों में, यानी अपन न चाहते हुए उसको बनाने की कोशिश करते हैं संतुलन, उसे
स्थायित्व स्टेबिलिटी के नाम से जानते हैं। स्थायित्व स्टेबिलिटी यानी अपन बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं फिर भी संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो स्थायित्व स्टेबिलिटी कहलाएगी। जैसे मान लो कोई अपने पास बहुत भारी बैग है, ये इस हाथ में उठा लिया, इस हाथ में उठाने के बाद में वो अपन शरीर को ऐसे टेढ़ा कर लेते। इसका मतलब टेढ़ा क्यों कर रहे हैं कि अपन संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बैग अपना संतुलन बनाने नहीं दे रहा है, फिर भी अपन संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो स्थायित्व स्टेबिलिटी कहलाती है। यानी अनचाही परिस्थितियों में न चाहते हुए भी अपन संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं तो वो स्थायित्व स्टेबिलिटी कहलाती है। कुछ लोग जो जैसे देखा होगा आपने, रस्सी पे कुछ लोग चलते हैं, रस्सी पे लोग चलते टाइम में बांस का प्रयोग करते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं। तो क्यों? वो रस्सी पर संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उसका संतुलन नहीं बन रहा है, फिर भी वो बांस के थ्रू अपना संतुलन बना रहे हैं। तो अनचाही परिस्थितियों में भी अपन संतुलन बनाते हैं तो वो स्थायित्व स्टेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके बारे में स्थायित्व स्टेबिलिटी लिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब तो अगला संतुलन अपन यहाँ पे देखते हैं हम। और दोस्तों, क्लास पसंद आ रही है तो आप क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए, ताकि और भी दोस्त इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लास का फ़ायदा उठा सके। क्लास को आप शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर ले आप। अब देखिए दोस्तों, अपना अगला जो पॉइंट आएगा उसे अपन बोलते हैं स्थायित्व स्टेबिलिटी। स्थायित्व स्टेबिलिटी। स्थायित्व स्टेबिलिटी। अब देखिए दोस्तों, ये क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि अनचाही परिस्थितियों में अनचाही परिस्थितियों में भी संतुलन बनाना। अनचाही परिस्थितियों में भी संतुलन बनाना स्थायित्व स्टेबिलिटी कहलाता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। यानी अपन नहीं चाह रहे फिर भी संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो स्थायित्व स्टेबिलिटी कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर देखो दोस्तों, यहाँ पे उदाहरण में टिप टोज पर चलना, यानी जो पैरों की जो अंगुलियां होती हैं उन पे ऊपर चलते हैं तो गिरते हैं, लेकिन गिरने भी नहीं देते हैं, फिर भी अपन संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं तो टिप टोज पर चलते हैं तो वो स्थायित्व स्टेबिलिटी कहलाता है। इसी के साथ में आगे इसमें रस्सी पर चलने के लिए लकड़ी का सहारा लेना। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। अगला उदाहरण कौन सा आता है? तो भारी सूटकेस को पकड़ने के लिए शरीर को एक साइड में झुकाना। तो ये उदाहरण हो गए स्थायित्व स्टेबिलिटी। यानी अनचाही परिस्थितियों में भी अपन नहीं चाह रहे फिर भी संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे स्थायित्व स्टेबिलिटी कहते हैं। टिपटोज पर चलना, इस रस्सी पर चलने के लिए बांस लकड़ी का सहारा लेना, भारी सूट को उसको पकड़ने के लिए एक साइड में शरीर को मोड़ कर रखना, ये स्थायित्व स्टेबिलिटी के उदाहरण होते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। और अब इसी के साथ में संतुलन को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो कौन कौन से हैं वो भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। 2-3 इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए एक बार। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने और अब देखते हैं अपन संतुलन को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए दोस्तों, यहाँ पे संतुलन को प्रभावित करने वाले कारक
संतुलन को प्रभावित करने वाले कारक। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे, संतुलन को कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं। उनमें पहला कारक आता है दोस्तों, वो रहेगा CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र, जो मैंने बताया था। CG जितनी नीचे रहेगी, आधार मतलब जमीन के जितने नीचे पास में रहेगी CG, उतना ही संतुलन अच्छा रहेगा। पुरुषों के मुकाबले पुरुषों में ऊंची रहती है CG, महिलाओं में नीची रहती है, इसलिए महिलाओं का संतुलन अच्छा ज़्यादा रहता है पुरुषों की तुलना में। तो CG आधार के जितना नज़दीक होगी, संतुलन उतना ही अच्छा ज़्यादा होगा। तो पहला पॉइंट, CG को प्रभावित, संतुलन को प्रभावित करने वाले कारकों में CG आधार के जितना नज़दीक होगी संतुलन उतना ही अच्छा होगा। ये प्रभावित करता है। दूसरा करेगा दोस्तों, सरफेस होता है, जो धरातल होता है, उसकी स्थिति। अगर चिकना धरातल है तो संतुलन अच्छा नहीं होगा, खुरदरा है तो संतुलन अच्छा होगा। तो अगला होगा धरातल की स्थिति, ये भी संतुलन को प्रभावित करती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तीसरा द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं अपन मास, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो जितना मोटा व्यक्ति होता है उसका संतुलन उतना अच्छा होता है, ये अपने को देखा है। तो द्रव्यमान भी संतुलन को प्रभावित करता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार अपन ने संतुलन को प्रभावित करने वाले 3 कारक देख लिए, CG की स्थिति, धरातल की स्थिति और द्रव्यमान। ये अपने को यहाँ पे संतुलन को प्रभावित करने वाले कारक है, यानी ये जितने अच्छे रहेंगे उतना ही संतुलन अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, नोट्स भी आपने बना लिए होंगे। प्रतिदिन आप जो क्लासेस चल रही है उसको नोट्स बनाते हुए चलना, और लास्ट में आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस प्रकार आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, सिर्फ करंट अफेयर्स के अलावा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो आप डेली क्लास लेते रहे, रेगुलर क्लास लेने से आपके नोट्स यहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लास को ख़त्म करने से पहले आप ज़रूर एक बार क्लास को लाइक और शेयर भी ज़रूर करके जाइए, ताकि जो मोटिवेशन आप मेरे को प्रदान करते हैं इसके आधार पर और भी अच्छा सा अच्छा कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करवा सकूँ। तो मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।